से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। जय हिंद दोस्तों, मैं आपका अपना दोस्त डीके। तो आप सभी दोस्तों का सोल्जर फिजिकल एकेडमी में हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, आज अपने एक भारतीय इतिहास के बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक वैदिक सभ्यता के बारे में बात करने वाले हैं, जो एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले अपने दोस्तों बात करें कि वैदिक सभ्यता का जो कालक्रम है उनके बारे में चर्चा कर लेते हैं दोस्तों। अपने कालक्रम, तो वैदिक सभ्यता का जो कालक्रम है दोस्तों, वो अपने 1500 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व, कितना दोस्तों 1500 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व। आगे दोस्तों अपने बात करें, वैदिक शब्द है, वैदिक शब्द वेद से बना है। किससे बना दोस्तों? वैदिक शब्द वेद से बना है, जिसका अर्थ क्या होता है दोस्तों? ज्ञान। क्या होता है? ज्ञान। तो वैदिक शब्द वेद से बना है, जिसका अर्थ क्या होता है? ज्ञान। आगे अपने बात करें, वैदिक सभ्यता को दो भागों में डिवाइड करेंगे। एक तो अपने ऋग्वैदिक काल और एक अपने दोस्तों बात करेंगे उत्तर वैदिक काल। तो वैदिक सभ्यता को अपने दो भागों में डिवाइड करते हैं। एक तो अपने ऋग्वैदिक काल और दूसरा दोस्तों में देखें उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल, तो ऋग्वैदिक काल का जो कालक्रम रहता है दोस्तों, वो अपने 1500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व, और उत्तर वैदिक कालक्रम रहता है दोस्तों, वो अपने 1000 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व। तो ऋग्वैदिक काल के अंदर अपने एक वेद पढ़ेंगे दोस्तों, ऋग्वेद, जो सबसे प्राचीन वेद है, आगे विस्तार से पढ़ेंगे। और उत्तर वैदिक काल के अंदर तीन वेदों की बात करें दोस्तों, अपने सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, उसके आगे अपने चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले अपने बात करते हैं कि वैदिक सभ्यता के जो निर्माता थे वो कौन थे। तो मैंने आपको बताया वैदिक सभ्यता कालक्रम क्या है, 1500 से 1500 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व। वैदिक सभ्यता वेद से बना है, जिसका अर्थ क्या होता है? ज्ञान। वैदिक सभ्यता को दो भागों में डिवाइड किया है, ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल 1500 से 1000 ईसा पूर्व, उत्तर वैदिक काल 1000 से 600 ईसा पूर्व। तो आगे चर्चा करते हैं दोस्तों अपने कि जो वैदिक सभ्यता है, इसके जो निर्माता थे वो कौन थे, कहां से आए थे। तो विस्तार से पढ़ते हैं अपने दोस्तों। तो वैदिक सभ्यता के जो निर्माता थे वो थे आर्य। कौन थे दोस्तों? आर्य। और आर्य क्या है दोस्तों? एक संस्कृत शब्द से बना है, संस्कृत शब्द है आर्य, और जिसका अर्थ क्या होता है? उत्तम या श्रेष्ठ। क्या होता है? उत्तम या कह सकते हैं अपने श्रेष्ठ। तो आर्यों की जो मूलतः भाषा है वो भी कौन सी रहेगी दोस्तों? संस्कृत। कौन सी? आर्यों की जो मूलतः भाषा है वो कौन सी होगी? संस्कृत। तो वैदिक सभ्यता का जो निर्माता माने गए हैं वो किसे माना गया है? आर्यों को। आर्य एक संस्कृत शब्द है, जिसका अर्थ क्या होता है? उत्तम या श्रेष्ठ, और इनकी जो मूलतः भाषा थी वो कौन सी थी? संस्कृत। तो एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि वैदिक सभ्यता के निर्माता है वो आर्य थे, और आर्य का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो क्या होता है? तो वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, एग्जाम में कई बार आता रहता है दोस्तों। तो क्या होता है? उत्तम या श्रेष्ठ। तो आगे बात करें, अलग अलग विद्वानों के अनुसार अलग अलग उनके मत देखेंगे कि आर्य का जो मूल स्थान है वो कहां से रहा है। तो सबसे पहले बात करें अपने आर्य का जो मूल स्थान था, तो अलग अलग विद्वानों के अनुसार अपने मत देखेंगे कि किस विद्वान ने कहा इसका मूल स्थान बताया है। तो सबसे पहले बात करें अपने मैक्स मूलर की। किसकी? मैक्स मूलर। तो मैक्स मूलर के अनुसार आर्यों का जो मूल स्थान रहता है मध्य एशिया।
कौन सा दोस्तों? मध्य एशिया। और ध्यान रखना सर्वाधिक जो मान्य सिद्धांत माना गया है मैक्स मुलर के अनुसार वो यही माना गया है, कौन सा? आर्यों का मध्य एशिया। तो मैं लिख देता हूं यहां सर्वाधिक मान्य सिद्धांत। इसके बाद और भी विद्वानों की चर्चा करेंगे, लेकिन सर्वाधिक मान्य सिद्धांत है वो मैक्स मुलर के अनुसार मध्य एशिया ही माना गया है, मूलतः मध्य एशिया से माने जाते आ रही। आगे अपने बात करें कि सबसे पहले जो आर्य लोग हैं मध्य एशिया में आए थे और वहां के बड़े बड़े घास के मैदान थे और ये आर्य लोग हैं ये पशु चराते थे। और आपको ध्यान होगा आर्यों का जो पवित्र पशु है वो भी कौन सा था? गाय। कौन सा था? गाय। तो बड़े बड़े घास के मैदान थे, वहां के पशु को चराने आते थे, ये मध्य एशिया में चराने आए थे। तो आपको ये भी ध्यान रखना है, एक इंपॉर्टेंट यहां से क्वेश्चन निकलता है कि मध्य एशिया में घास के मैदान को क्या कहा जाता है? मध्य एशिया में घास के मैदान को क्या कहा जाता है? स्टेपी। क्या कहा जाता है? स्टेपी। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मध्य एशिया में जो घास के मैदान है उसे क्या कहा जाता है? स्टेपी। तो अभी तक चर्चा की हमने कि आर्य का जो मूल स्थान है मैक्स मुलर के अनुसार कहां माना गया है? मध्य एशिया। और जो क्या सर्वाधिक मान्य सिद्धांत है और ये क्या वहां पशु चराते थे और इनका जो पवित्र पशु था आर्य लोगों का वो कौन सा था? गाय था। और मध्य एशिया में घास के मैदान को क्या कहा जाता है? स्टेपी। तो आगे चर्चा करें दोस्तों अपने मैक्स मुलर के बाद में आगे दूसरे विद्वान के बारे में देखिए अपने विलियम जोन्स। विलियम जोन्स। तो विलियम जोन्स के अनुसार आर्य लोग है वो उनका जो मूल स्थान है वो कौन सा रहता है? यूरोप। आगे देखिए अपने दोस्तों बाल गंगाधर तिलक के अनुसार, बाल गंगाधर, तो इनके अनुसार आर्य का मूल स्थान रहता है वो दोस्तों कौन सा रहता है? आर्कटिक प्रदेश। आर्कटिक प्रदेश या ऐसे अपने दोस्तों उत्तरी ध्रुव भी बोल सकते हैं, उत्तरी ध्रुव। तो विलियम जोन्स के अनुसार आर्य का मूल स्थान यूरोप, बाल गंगाधर तिलक के अनुसार आर्कटिक प्रदेश या उत्तरी ध्रुव। आगे बात करें अपने दयानंद सरस्वती के अनुसार आर्य का जो मूल स्थान था वो तिब्बत प्रदेश। कौन सा था? तिब्बत प्रदेश। आगे चर्चा करें दोस्तों अपने डॉक्टर अविनाश चंद्र के अनुसार सब सिंधु प्रदेश, सब सिंधु प्रदेश। तो अभी अपनी चर्चा की है कि अलग अलग विद्वानों के अनुसार आर्य का जो मूल स्थान है वो कहां से कहां माना गया है। तो सबसे पहले अपने बात चर्चा की थी, अपने सबसे पहले जो चर्चा की थी मैक्स मुलर की। तो मैक्स मुलर के अनुसार आर्य जो कहां से आए थे? तो मध्य एशिया से, जो सर्वाधिक मान्य स्थान माना गया था। आगे चर्चा की थी विलियम जोन्स के अनुसार यूरोप से, बाल गंगाधर तिलक के अनुसार आर्कटिक प्रदेश या उत्तरी ध्रुव माने गए हैं, दयानंद सरस्वती के अनुसार तिब्बत प्रदेश, डॉक्टर अविनाश चंद्र के अनुसार आर्य का जो मूल स्थान कहां माना गया है? सब सिंधु प्रदेश। तो इसके बाद में चर्चा करें दोस्तों अपने तो ये तो हमने सबसे पहले बात कर ली है कि विभिन्न विद्वानों के अनुसार अलग अलग मत के अनुसार अपने क्या है इनका मूल स्थान देखा आर्यों का। तो इसके बाद में बात करें अपने ऋग्वेदिक काल में आर्य हैं, उनका जो स्थान माना गया है अफगानिस्तान और पंजाब से माना गया है और पंजाब ही इनका मूलतः केंद्र रहा है। और आपको ध्यान होगा दोस्तों ऋग्वेद के अंदर क्या है? पंजाब को सब सिंधु प्रदेश कहा जाता है। तो मैं आपको नोट करवा देता हूं दोस्तों यहां ऋग्वेदिक काल में आर्यों के स्थान
अफगानिस्तान और दूसरा अपने पंजाब माना गया है। और दोस्तों ध्यान रखना है, इसका जो मुख्य केंद्र है ऋग्वेदिक काल के अंदर पंजाब को ही माना गया है। और ऋग्वेद के अंदर पंजाब को क्या कहा जाता है? सबसेनो प्रदेश। क्या कहा जाता है? ऋग्वेद में पंजाब को सबसेनो प्रदेश कहा जाता है। सबसेनो प्रदेश कहा जाता है। तो आगे दोस्तों बात करें अपने कि ऋग्वेदिक काल के स्थान के अफगानिस्तान और पंजाब है, जिसमें मुख्य केंद्र पंजाब माना गया है। और ऋग्वेद के अंदर क्या पंजाब को सबसेनो प्रदेश कहा गया है। तो आर्यों ने क्या किया था? गंगा यमुना के दोआब क्षेत्र पर अधिकार कर लिया था और उस प्रदेश को क्या कहा जाने लगा था? ब्रह्म ऋषि प्रदेश। उसके बाद में आर्य लोग हैं वो क्या है? हिमालय और विंध्याचल क्षेत्र पर अधिकार कर लिया था और उस प्रदेश को क्या कहा जाने लगा? मध्य देश। उसके बाद अंत में क्या है? आर्य लोग हैं उन्होंने भारत पर कब्जा कर लिया था और भारत को क्या कहा जाने लगा था? आर्यवर्त। तो मैं थोड़ा नोट करवा देता हूं दोस्तों आपको। तो आर्य ने क्या किया था? गंगा यमुना दोआब क्षेत्र पर अधिकार कर लिया था, इसलिए इस क्षेत्र को क्या कहा जाने लगा था? ब्रह्म ऋषि प्रदेश। क्या कहा जाने लगा था? ब्रह्म ऋषि प्रदेश। उसके बाद में आर्य लोगों ने क्या किया था? हिमालय विंध्याचल क्षेत्र पर अधिकार कर लिया था और उस प्रदेश को क्या कहा जाने लगा था? मध्य देश। विंध्याचल व हिमालय पर अधिकार कर लिया था और उस क्षेत्र को क्या कहा जाने लगा था? मध्य देश। मध्य देश। और अंत में आर्यों ने क्या किया था? भारत पर कब्जा कर लिया था और फिर क्या कहा जाने लगा था? भारत को आर्यवर्त। अंत में भारत पर कब्जा कर लिया और भारत को क्या कहा जाने लगा था? आर्यवर्त। आर्यवर्त। तो ये तो दोस्तों हमने बात की थी कि आर्यों ने क्या है? गंगा यमुना दोआब क्षेत्र पर अधिकार कर लिया था और उस प्रदेश को क्या कहा जाने लगा था? ब्रह्म ऋषि प्रदेश। उसके बाद में विंध्याचल व हिमालय क्षेत्र पर आर्यों ने क्या अधिकार कर लिया था और इस प्रदेश को क्या कहा जाने लगा था? मध्य देश। उसके बाद में सबसे अंत में क्या? भारत पर कब्जा किया और भारत को क्या कहा जाने लगा था? आर्यवर्त। तो इसके बाद में अपने दोस्तों बात करते हैं पुरातात्विक साक्ष्य के अनुसार। तो पुरातात्विक साक्ष्य के अनुसार मध्य एशिया के अंदर एक अभिलेख मिला था जिसका नाम था, लिख देता हूं मैं यहां। सबसे पहले बता देता हूं आपको पुरातात्विक साक्ष्य। पुरातात्विक साक्ष्य। तो आगे पुरातात्विक साक्ष्य के अनुसार अपने बात करें दोस्तों, तो मध्य एशिया के अंदर एक अभिलेख मिला था। मध्य एशिया के अंदर एक अभिलेख मिला था जिसका नाम था बोगासकोई। क्या नाम था? बोगासकोई। और लगभग ये 1400 ईसा पूर्व का माना जाता है। तो पुरातात्विक साक्ष्य के अनुसार क्या है? मध्य एशिया में एक अभिलेख प्राप्त हुआ था जिसका नाम था बोगासकोई और लगभग ये 1400 ईसा पूर्व को माना जाता है। और इस अभिलेख के अंदर क्या है? 4 भारतीय देवताओं का उल्लेख किया गया है। कितने? 4 भारतीय देवताओं को उल्लेख किया गया है। और वो 4 भारतीय देवता कौन कौन से थे? एक का नाम था इंद्र, एक का नाम था वरुण, एक का नाम था मित्र और एक का नाम था नसत्ते। तो 4 भारतीय देवता कौन कौन से थे? इंद्र, वरुण, मित्र और नसत्ते। आगे अपने बात करें
पुरातात्विक साक्ष्य के अनुसार अपने बात करते हैं तो वहां ऋग्वैदिक काल के अंदर कुछ वृद्ध भांड मिले थे। यहां लिख देता हूं साइड में। ऋग्वैदिक काल के अंदर कुछ मृद भांड मिले थे जिन्हें गोरिक भांड कहा जाता था। और दोस्तों बता देता हूं आपको, मृद भांड क्या होता है? मिट्टी के बर्तन। क्या होता है? मिट्टी के बर्तन। तो ऋग्वैदिक काल के अंदर जो मृद भांड मिले थे उन्हें क्या कहा जाता था? गोरिक भांड। क्या? गोरिक भांड। और उत्तर वैदिक काल के अंदर जो मृद भांड मिले थे उन्हें क्या कहा जाता था? चित्रित दूसरे मृद भांड। यहां लिख देता हूं मैं, उत्तर वैदिक काल के अंदर जो मृद भांड मिले थे उन्हें क्या कहा जाता था? चित्रित दूसर मृद भांड। तो पुरातात्विक साक्ष्य के अनुसार ऋग्वैदिक काल के अंदर जो मृद भांड मिले थे यानी मिट्टी के बर्तन मिले थे उन्हें गोरिक भांड कहा जाता है। और उत्तर वैदिक काल के अंदर जो मृद भांड मिले थे उन्हें चित्रित दूसर मृद भांड कहा जाता है। तो इसके बाद में आगे दोस्तों अपने बात करते हैं वेदों के बारे में, यानी साहित्यिक स्रोत के बारे में बात करते हैं। तो ये तो अपना था पुरातात्विक साक्ष्य के अनुसार आपने बात कर ली है। इससे पहले आर्यों को मूल स्थान उनके बारे में बात कर ली है, आर्य कहां से आए थे, कैसे थे, जो भी उसके बारे में डिटेल से चर्चा कर ली है। तो आगे बात करें अपने तो आर्यों के जो साहित्यिक स्रोत है इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों एग्जाम के लिए यहां से कई क्वेश्चन बढ़ते हैं। साहित्यिक तो साहित्यिक स्रोत के अंदर देखते हैं दोस्तों अपने, तो यहां अपने 4 वेद मिलती हैं तो सब लोग जानते हैं। और उसके बाद में दोस्तों बात करें 4 वेद, 108 उपनिषद, 108 उपनिषद। उसके बाद में बात करें 18 पुराण और 6 वेदांत। तो साहित्यिक स्रोत के अंतर्गत अपने बात करते हैं तो यहां अपने दोस्तों अपने क्या है, 4 वेद मिलते हैं, 108 उपनिषद मिलते हैं, 18 पुराण मिलते हैं और 6 वेदांत मिलते हैं। तो मैं बता देता हूं आपको 4 वेद कौन कौन से थे। आप सब लोग जानते हैं, एक तो ऋग्वेद था जो सबसे प्राचीन वेद माना जाता है, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। इन वेदों की अपने आगे डिटेल से चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले अपने दोस्तों बात करते हैं कि सबसे जो प्राचीन जो पुराण माना गया है वो कौन सा पुराण था? तो मत्स्य पुराण। तो यहाँ 18 पुराण थे, उनमें सबसे जो प्राचीन पुराण माना गया है वो कौन सा था? तो एग्जाम में बहुत बार आता है कि सबसे प्राचीन पुराण है वो कौन सा था? मत्स्य पुराण। और सबसे प्राचीन स्मृति की बात करें दोस्तों तो वो कौन सी थी? मनु स्मृति। तो ये भी नोट कर लेना, सबसे प्राचीन स्मृति की बात करें वो कौन सी थी? मनु स्मृति। मनु स्मृति। तो आगे बात करें अपने 6 वेदांग है वो कौन कौन से थे। तो चर्चा कर लेते हैं दोस्तों अपने 6 वेदांग। मैं नोट कर देता हूं यहां पे 6 वेदांग। एक तो अपने शिक्षा, दूसरा दोस्तों व्याकरण और तीसरा दोस्तों निरुक्त, चौथा छंद। तो शिक्षा, व्याकरण, निरुक्त, छंद और अपने ज्योतिष और कलप। ज्योतिष और कलप। तो कितने वेद है अपने? 4 वेद, 108 उपनिषद, 18 पुराण, 6 वेदांत। सबसे प्राचीन पुराण मत्स्य पुराण, सबसे प्राचीन स्मृति मनु स्मृति। 6 वेदांत कौन कौन से है? एक तो क्या दोस्तों अपने शिक्षा, व्याकरण,
निरुक्त, छंद, ज्योतिष और कला। तो आगे अपने सबसे पहले ऋग्वेद के बारे में पढ़ेंगे। तो डिटेल से वेदों के बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले अपने ऋग्वेद के बारे में पढ़ेंगे। तो पहला वेद कौन सा दोस्तों? अपने ऋग्वेद। तो आप सब दोस्तों को पता है कि जो सबसे प्राचीन वेद है वो कौन सा है? ऋग्वेद। तो ऋग्वेद का एक उपवेद भी है दोस्तों, ध्यान रखना। ऋग्वेद का एक उपवेद है जिसका नाम है आयुर्वेद। और आयुर्वेद क्या होता है? योगा। लिख देता हूं मैं नीचे, आयुर्वेद का क्या होता है? योगा। तो ऋग्वेद, इसका उपवेद कौन सा है? आयुर्वेद। और आयुर्वेद क्या है? योगा है। और मैं बता देता हूं दोस्तों आपको कि सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद। इंपॉर्टेंट है दोस्तों एग्जाम के लिए, एग्जाम दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है सबसे प्राचीन वेद। तो सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद। ऋग्वेद का उपवेद कौन सा है? आयुर्वेद। और आयुर्वेद का क्या होता है? योगा। तो आगे चर्चा करें अपने ऋग्वेद के बारे में। तो इसके जो संकलन करता थे कौन थे? कृष्ण द्वैपायन और वेदव्यास। दो व्यक्ति थे, कृष्ण द्वैपायन और वेदव्यास। और आगे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बढ़ता है जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है और कई एग्जामों में वो क्वेश्चन आ चुका है कि ऋग्वेद पढ़ने वाले को क्या कहा जाता है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये पड़ता है कि ऋग्वेद को पढ़ने वाले को क्या कहा जाता है। तो ऋग्वेद को पढ़ने वाले को होतर कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? दोबारा लिख देता हूं मैं, होतर। क्या कहा जाता है? होतर। आगे बात करें, ऋग्वेद के अंदर 10 मंडल है, यानी मंडल क्या होता है दोस्तों? अध्याय। तो ऋग्वेद के अंदर क्या है? 10 मंडल है यानी अध्याय। और 1028 क्या है? सूक्त है। 1028 क्या है? और सूक्त क्या होता है? मंत्र। ये मैं बता देता हूं आपको दोस्तों, सूक्त क्या होता है? मंत्र। तो ऋग्वेद के अंदर क्या है? 10 मंडल है यानी 10 अध्याय है और 1028 क्या सूक्त है और सूक्त का क्या होता है? मंत्र। ये दोस्तों अपने 10 मंडल है, उनमें जो महत्वपूर्ण मंडल है उनके बारे में बात करते हैं। और दोस्तों मैं आपको बता देता हूं कि पहले 2 से जो 7 मंडल है वो पहले लिखे गए थे और पहला वह 10वां मंडल है वो क्या है? बाद में लिखे गए। यानी 2 से 7 जो मंडल है वो पहले लिखे गए थे और 1 और 10वां मंडल है वो बाद में लिखे गए थे। तो आगे 10 मंडल है, उनमें जो महत्वपूर्ण मंडल है उनके बारे में अपने चर्चा कर लेते हैं। तो बात करें दोस्तों प्रथम मंडल है वो अंगिरा ऋषि को समर्पित है। इसको दोस्तों अंगिरा ऋषि को समर्पित। आगे बात करें जो दूसरा मंडल है उसके देखो डिटेल नहीं दोस्तों, जो एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। तीसरा मंडल है वो इंपॉर्टेंट है, उसके बारे में चर्चा करते हैं अपने। तृतीय मंडल की तो इसकी जो रचना की थी वो किसने की थी? विश्वामित्र ने। किसने की थी? और गायत्री मंत्र सूर्य की उत्पत्ति हुई है वो भी इसी मंडल में हुई थी। गायत्री मंत्र और सूर्य की उत्पत्ति वो भी तृतीय मंडल में हुई थी। और जो ये गायत्री मंत्र है ये सावित्री देवी को समर्पित है। तो एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन आता है
कि जो गायत्री मंत्र है तृतीय मंडल का वो किसको समर्पित है, तो किसको है, सावित्री देवी को। तो जो गायत्री मंत्र है वो किसको समर्पित है, सावित्री देवी को, सावित्री। तो आगे चर्चा करें दोस्तों अपने तृतीय मंडल के बाद में पांचवा मंडल। तो पांचवा मंडल है, इसकी जो रचना की थी वो किसने की थी, अत्रि ने। किसने की थी, अत्रि ने। जल्दी से नोट कर लीजिए। प्रथम मंडल अंगिरा ऋषि को समर्पित, तृतीय मंडल रचना विश्वामित्र ने की थी, गायत्री मंत्र सूर्य की उत्पत्ति हुई थी इस मंडल के अंदर, और गायत्री मंत्र है वो किसको समर्पित है, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, सावित्री देवी को। और पांचवा मंडल है, इसकी रचना की थी किसने की थी, अत्रि ने। तो आगे दोस्तों अपने बात करें सातवें मंडल की, इंपॉर्टेंट है। तो सातवां मंडल है, इसकी जो रचना की थी, सातवां मंडल है, इसकी जो रचना की थी वो की थी वशिष्ठ ने। किसने की थी, वशिष्ठ ने। और आपको पता होगा सातवें मंडल के अंदर ये बताया गया है कि युद्ध हुआ था जिसका नाम था दशराज युद्ध। क्या नाम था, दशराज युद्ध, यानी भरतजन के 10 राजाओं, भरतजन के राजा सुदास व अन्य 10 राजाओं के मध्य, लिख देता हूं यहाँ पे, दशराज युद्ध है भरतजन के सुदास, भरतजन के सुदास प्लस अन्य 10 राजाओं के मध्य, अन्य 10 राजाओं के मध्य। और इस युद्ध के अंदर क्या है, दशराज युद्ध है, इस युद्ध के अंदर क्या है, जो विजय हुए थे वो कौन हुए थे, सुदास। कौन हुए थे, सुदास। और सुदास है जो वशिष्ठ के, सुदास के जो पुरोहित थे वो कौन थे, गुरु वशिष्ठ। तो मैं लिख देता हूं, सुदास के पुरोहित, सुदास के पुरोहित वशिष्ठ। कौन थे, वशिष्ठ। तो दशराज युद्ध हुआ था, वो किन के मध्य था, भरतजन के राजा सुदास प्लस अन्य 10 राजाओं के मध्य। और विजय कौन होता, सुदास होता। और सुदास के जो पुरोहित है वो कौन थे, वशिष्ठ। और दशराज युद्ध है किस नदी के तट पे हुआ था, तो ये भी नोट कर लेना इंपॉर्टेंट है, रावी नदी। किस नदी के तट पर, रावी नदी। और इसी भारत के नाम पर क्या अपना देश का नाम क्या पड़ा था, भारत। क्या पड़ा था, भारत। तो आगे दोस्तों चर्चा कर लेते हैं अपने इसके बाद में। आठवें मंडल की बात करें तो इतना कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी आप इतना ध्यान रखें कि आठवां मंडल है ये किसको समर्पित है, आठवां मंडल किसको समर्पित है, कण्व ऋषि को। कण्व ऋषि को समर्पित। आगे बात करें नौवें मंडल के बारे में। नौवां मंडल ये किसको समर्पित है, तो ये इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा लेना दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट। तीसरा मंडल और नौवां मंडल है, जहां से के एग्जाम में क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो नौवां मंडल है ये किसको समर्पित है, सोम देवता को। किसको समर्पित है, सोम देवता को समर्पित। और आगे 10वां मंडल है, ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसके भी स्टार लगा लेना दोस्तों। 10वां मंडल तो क्या है दोस्तों, मैं आपको बता देता हूं। 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में चातुर्वर्ण व्यवस्था का उल्लेख किया गया है। 10वें मंडल में पुरुष सूक्त के चातुर्वर्ण व्यवस्था का उल्लेख किया गया है, व्यवस्था का उल्लेख मिलता है। और मैं बता देता हूं
कि चातुर्वर्ण व्यवस्था क्या होती है, यानी 4 वर्ण बनाए गए थे, 4 जातियां हैं। एक तो थी अपने ब्राह्मण, ब्राह्मण होगी, वैश्य, ब्राह्मण वैश्य, शूद्र, क्षत्रिय, ब्राह्मण वैश्य शूद्र और क्षत्रिय। तो 10वां मंडल है पुरुष सूक्त है, और पुरुष सूक्त के चातुर्वर्ण व्यवस्था का उल्लेख किया गया है, जिसमें के ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र, क्षत्रिय, इनका जो इन जातियों का वर्ण मिलता है। तो आगे बात करें अपने ऋग्वेदिक काल के अंदर के जो वर्ण व्यवस्था है वो कर्म पर आधारित थी। तो ऋग्वेदिक काल के अंदर क्या है, तो इंपॉर्टेंट है दोस्तों, नोट कर लेता मैं करवा देता हूं। ऋग्वेदिक काल में वर्ण व्यवस्था है वो किस पे आधारित थी, कर्म पर आधारित, कर्म पर आधारित। तो मैं बता देता हूं दोस्तों आपको कर्म पर आधारित कैसे है, यानी जिस वर्ण का व्यक्ति जैसा कर्म करेगा वो उसी वर्ण में माना जाएगा। आगे जैसे आएगा उत्तर वैदिक काल के अंदर जो वर्ण व्यवस्था थी वो किस पर आधारित थी, जन्म पर आधारित थी। किस पर आधारित थी, जन्म पर आधारित थी। तो क्या है दोस्तों, ऋग्वेदिक काल के अंदर जो वर्ण व्यवस्था है वो कर्म पर आधारित है, और आगे अपने उत्तर वैदिक काल के अंदर आएगी उसके अंदर क्या है, जो वर्ण व्यवस्था है वो क्या है, जन्म पर आधारित होगी। तो मैंने आपको बताया है कि कर्म पर आधारित यानी जो व्यक्ति जिस प्रकार कर्म करेगा वो उसी वर्ण में जाएगा। जैसे वह ब्राह्मण जाति का जो कर्म करेगा तो ब्राह्मण बन जाएगा, वैश्य वाला कर्म करेगा तो वैश्य जाति का बन जाएगा, शूद्र वाला कर्म किया तो उसी कर्म के अनुसार के माने जाएंगे। आगे दोस्तों बात करें अपने ऋग्वेदिक काल की, बाद में आगे बात करते हैं कि ऋग्वेदिक काल के अंदर इंद्र है उसको क्या पुरंदर बताया गया है। ऋग्वेदिक काल के अंदर क्या है, एक साफ कर देता हूं मैं। ऋग्वेदिक काल में इंद्र को पुरंदर कहा गया है। और दोस्तों मैं आपको बता देता हूं कि पुरंदर क्या होता है, यानी किले को तोड़ने वाला उसे क्या कहा जाता है, पुरंदर। किले को तोड़ने वाला, किलों को तोड़ने वाला। तो ऋग्वेदिक काल में इंद्र को पुरंदर बताया गया है, यानी किलों को तोड़ने वाला। और ऋग्वेदिक काल में इसमें जो इंद्र के जो मंत्र मिलते हैं, इंद्र के मंत्र 250 और अग्नि के 200। तो ऋग्वेदिक काल में इंद्र को पुरंदर बताया गया है, यानी किलों को तोड़ने वाला। इंद्र के मंत्र 250 मिलते हैं और अग्नि के 200 मंत्र मिलते हैं। आगे दोस्तों बात करें हमने कि ऋग्वेद के अंदर क्या है, 21 नदियों का वर्णन किया गया है। ऋग्वेद में 21 नदियों का वर्णन किया गया है, जिसमें सर्वाधिक जो वर्णन मिलता है वो सिंधु नदी का मिलता है। तो ये इंपॉर्टेंट है कि ऋग्वेद के अंदर 21 नदियों का वर्णन किया गया है, उसमें जो सर्वाधिक वर्णन मिलता है वो किस नदी का मिलता है, तो नोट कर लेना, सर्वाधिक सिंधु नदी का। आगे बात करें गंगा नदी का जो वर्णन किया गया है वो एक बार किया गया है, और यमुना नदी का जो वर्णन किया गया है वो 3 बार किया गया है। तो सर्वाधिक सिंधु नदी का, गंगा नदी का 1 बार और यमुना का 3 बार, और सर्वाधिक की बात करें दोस्तों तो सिंधु नदी का वर्णन मिलता है। और कुल मिलाकर ऋग्वेद में 21 नदियों का वर्णन किया गया है।
तो आगे दोस्तों अपने बात करें ऋग्वेदिक कालीन जो नदियां हैं उनके जो प्राचीन नाम है, उनके जो आधुनिक नाम है, उनके बारे में बात करते हैं। और एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन आता है कि इनका जो ऋग्वेदिक कालीन के अंदर जो नदी थी उनका जो प्राचीन नाम या आधुनिक नाम क्या है। तो मैं इधर लिख देता हूं ऋग्वेदिक कालीन नदियां। सबसे पहले अपने बात करेंगे ऋग्वेदिक कालीन नदियां। तो सबसे पहले इधर प्राचीन नाम और इधर अपने बात करेंगे आधुनिक नाम। आधुनिक नाम तो ऋग्वेदिक कालीन की नदियों के बारे में इधर प्राचीन नाम और इधर अपने आधुनिक नाम। तो सबसे पहले बात करते हैं विंसता नदी है, इसका जो आधुनिक नाम है वो क्या नाम है, झेलम। विंसता नदी का जो आधुनिक नाम है वो क्या नाम है, झेलम। आगे बात करें स्तुद्री। तो स्तुद्री नदी का जो प्राचीन नाम है, आधुनिक नाम है वो सतलज। विंसता आधुनिक नाम झेलम, स्तुद्री, सतलज। आगे बात करें पुरुषणी। पुरुषणी को अपने रावी नदी कहते हैं। आगे चर्चा करें सदानीरा। इसका जो आधुनिक नाम बनता है गंडक। आगे इसके बाद में चर्चा करें दोस्तों अपने आस्किनी। इधर लिख देता हूं मैं आस्किनी, चिनाब। और लास्ट में देखते हैं दोस्तों विपाशा। विपाशा का आधुनिक नाम है या। तो एग्जाम में बहुत बार इनके बारे में पूछा जाता है कि विंसता जो नदी है इसका जो आधुनिक नाम है क्या नाम है, झेलम। या क्वेश्चन ये आ जाता है कि स्तुत नदी का जो प्राचीन नाम है वो क्या नाम है, स्तुद्री। या रावी नदी है इसका जो प्राचीन नाम है वो क्या नाम है, पुरुषणी। सदानीरा का आधुनिक नाम क्या है, गंडक। आस्किनी का चिनाब, विपाशा का व्यास नदी। तो दोस्तों ऋग्वेद के अंदर जो सबसे प्राचीन और पवित्र नदी मानी गई है वो किसे माना गया है, सरस्वती को। तो ऋग्वेद के अंदर सबसे प्राचीन व पवित्र नदी माना गया है वो किस नदी को माना गया है, सरस्वती। और इसे ऋग्वेद में नदी तमा कहा गया है। क्या कहा गया है, नदी तमा। और नदी तमा का अर्थ होता है नदियों की माता। क्या होता है, नदियों की माता। तो ऋग्वेद में सरस्वती को सबसे प्राचीन और पवित्र नदी माना गया है, जिसे ऋग्वेद में क्या कहा जाता है, नदी तमा, यानी नदियों की माता। तो ठीक है दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना और आगे दोस्तों में शेयर करना। और इस चैनल पर आप नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो ठीक है दोस्तों, सभी को वंदे मातरम, जय हिंद, ऑल द बेस्ट सभी को।